अस्सलामुअलैकुम, बोल न्यूज़ में खुश आमदेद। मैं हूँ सहर फातिमा। मैं हूँ शर्जील अरशद। बुलेटिन का आगाज करें। सबसे पहले आप बताएं कि सेनेट की 30 नशस्तों पर इलेक्शन के लिए पोलिंग जारी है। पोलिंग शाम 4 बजे तक होगी। 30 नशस्तों पर 59 उम्मीदवार मद्दे मुकाबिल हैं। पंजाब की 7 जनरल नशिस्तों जबकि बलूचिस्तान की तमाम 7 जनरल नशिस्तों, 2 खवातीन और 2 टेक्नोक्रेट या उलमा की नशिस्तों पर उम्मीदवार बिला मुकाबला कामयाब हो चुके हैं। सेनेट इलेक्शन के लिए पोलिंग 30 नशिस्तों पर 59 उम्मीदवार मद्दे मुकाबल। सेनेट इलेक्शन में 18 उम्मीदवार बिला मुकाबला मुंतखब हो चुके हैं। सेनेट की 29 जनरल, 8 खवातीन, 9 टेक्नोक्रेट या उलमा और 2 गैर मुस्लिम नशिस्तों पर इंतखाब होगा। वफाकी दारुलहुकूमत की 1 जनरल, 1 टेक्नोक्रेट नशिस्त पर इंतखाब हो रहा है। पंजाब की 2 खवातीन, 2 टेक्नोक्रेट या उलमा की गैर मुस्लिम नशिस्त पर इंतखाब होगा। इसी तरह सिंध की 7 जनरल, 2 खवातीन, 2 टेक्नोक्रेट या उलमा, 1 गैर मुस्लिम नशिस्त पर इंतखाब होगा। सेनेट इंतखाबात के लिए कौमी असम्बली में पोलिंग का अमल जारी है। 40 से जायद अरकान अपना वोट कास्ट कर चुके हैं। फहाद चौधरी से मजीद तफसील जानेंगे। जी फहाद, आगाह कीजिएगा, अब तक कितने अरकान वोट कास्ट कर चुके हैं? जी देखिए, कौमी असम्बली में सेनेट की इस्लामाबाद से 2 नशिस्तों के लिए पोलिंग का अमल सुबह 9 बजे से जारी है। अब तक 100 से ज़ायद अरकान अपना वोट कास्ट कर चुके हैं और आहिस्ता आहिस्ता अरकान जो हैं वो वोट कास्ट करने के लिए आ रहे हैं। कुछ ज़्यादा गहमा गहमी सुबह से अब तक हमें नज़र नहीं आई। चंद अरकान जो हैं वो सुबह जब पोलिंग का आगाज़ हुआ तो चंद अरकान मौजूद थे कौमी असम्बली के हॉल में और आहिस्ता आहिस्ता जो है वो वोट करके उनकी जगह नए अरकान। अब तक जो है वज़ीर अहबाज शरीफ या चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो या दीगर जमातों के पार्लिमानी जो लीडरान हैं उनमें से कोई भी वोट कास्ट करने नहीं आया। 4 बजे तक ये वोटिंग का अमल जारी रहेगा। 4 बजे वोटिंग मुकम्मल होने पर जो रिटर्निंग अफसर हैं सईद गुल वो काउंटिंग करवाएंगे वोट्स की। और इस्लामाबाद से सेनेट की टेक्नोक्रेट की नशिस्त के लिए सेनेट वज़ीर ख़ारजा इसहाक डार और सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल के राजा अंसर महमूद, जबकि जनरल नशिस्त पर हुक्मरान इत्तेहाद की जानिब से पीपल्स पार्टी के राना महमूद उल हसन और कौंसिल की जानिब से फरजान इंशार हैं और इनके दरमियान मुकाबला तौर पर 30 नशिस्तें जो हैं सेनेट की उन पर इलेक्शन होना था, लेकिन खैबर पख्तूनख्वा इलेक्शन जो है उसे मुलतवी आज कर दिया गया है। इलेक्शन कमीशन ने आज तहरीरी हुक्मनामा जारी कर दिया है और उसमें ये लिखा गया है कि खैबर पख्तूनख्वा असम्बली के जो नौमुंतखब अरकान हैं मखसूस नशिस्तों पर उनसे हल्फ ना लेने पर यह इलेक्शन मुलतवी किया गया है। आइन के आर्टिकल 218(3) और इलेक्शन एक्ट के तहत इलेक्शन कमीशन ने अपने इख्तियारात इस्तेमाल करते हुए ये इलेक्शन मुलतवी किए, क्योंकि 25 के करीब अरकान हैं जिनसे हल्फ नहीं लिया जा रहा था। और इलेक्शन कमीशन ने कहा कि सेनेट इलेक्शन की शफाफियत को यकीनी बनाने के लिए ये ज़रूरी है कि उन 25 अरकान से हल्फ लिया जाए और वो भी अपना वोट जो है वोट का हक इस्तेमाल कर सके। जी ठीक है, फहाद चौधरी हमारे साथ रहेगा, डिप्टी ब्यूरो चीफ इस्लामाबाद। अली शेर भी हमारे साथ मौजूद है। अली बताइएगा, खैबर पख्तूनख्वा में इंतखाबात मुलतवी कर दिए गए सेनेट के और दूसरी जानिब कौमी असम्बली के अपोजिशन लीडर मुकर्रर कर दिए गए हैं उमर अयूब। क्या समझते हैं? एक तरफ गवर्नमेंट कह रही है साथ चलने के लिए काम किया जाए, मिसाक मीशत की बात की जाती है, आप क्या समझते हैं कि ये पॉजिटिव साइन था कि आज खैबर पख्तूनख्वा में इंतखाबात मुलतवी हुए? अली आप सुन पा रहे हैं? यहाँ इनका बड़ा मसला है। अली से रब्ता बहाल करने की कोशिश करेंगे। आपको पता तो चलें कि खैबर पख्तूनख्वा में सेनेट इंतखाबात आज मुलतवी कर दिए गए हैं और इस्लामाबाद की 2 सेनेट की नशिस्तों पर इस वक्त वोटिंग का अमल जारी है। 102 से ज़ायद अरकान अपना वोट कास्ट कर चुके हैं। कौमी असम्बली में इस वक्त सेनेट के इंतखाबात से मुतालिक वोटिंग जारी है। अली शेर डिप्टी ब्यूरो चीफ इस्लामाबाद हमें ज्वाइन कर चुके हैं। अली बताइएगा, इस वक्त खैबर पख्तूनख्वा में आज सेनेट के इंतखाबात मुलतवी कर दिए गए हैं। दूसरी जानिब अगर कौमी असम्बली की बात की जाए तो अपोजिशन लीडर जो है वो मुकर्रर किए गए हैं उमर अयूब। आप क्या समझते हैं? उनको तहरीक इंसाफ के हिमायत याफ्ता अरकान कंसिडर कर दिया गया है, सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल से भी अलग कर दिया गया है, पॉजिटिव साइन है ये? एक तरफ हुकूमत कहती है कि मिलकर काम करना चाहते हैं मुल्क की मईशत के लिए।
जी देखें, जो खैबर पख्तूनख्वा में सेनेट इलेक्शन जो है वो मुलतवी कर दिए गए हैं इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान की तरफ से। वजह उसकी मखसूस सीटों पे जो अरकान को हल्फ उठाने का जो मामला था, उसमें खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत और जो पेशावर में कायम असम्बली है, स्पीकर साहब में वो रुकावट बने हैं। तो दूसरी तरफ कौमी असम्बली में इस वक्त जो है वो इलेक्शन जारी है। ताहम ये अगर प्रोसेस हो जाता, लेकिन उसकी भी बहरहाल बेस जो थी वो एक कानूनी नुक्ता ही था जिसको अब सुप्रीम कोर्ट ने ही हल करना है, क्योंकि खैबर पख्तूनख्वा की हुकूमत जो है वो मखसूस सीटों के पेशावर हाई कोर्ट के फैसले के खिलाफ कल ही सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान से रजू कर चुकी है। तो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान उस पर क्या फैसला करती है फिर उसके बाद ही तय होगा। ताहम ये मामला चूंकि सियासी के साथ साथ कानूनी भी है, तो कानूनी मामला उसमें जब तक सुप्रीम कोर्ट में हल नहीं होगा, खासतौर पे जो सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल था जिसको पेशावर हाई कोर्ट ने एक इत्तेहाद के तौर पे एक्सेप्ट नहीं किया था, और आज एक डेवलपमेंट ये हुई कि कौमी असम्बली जो है उसमें आज़ाद अरकान जो है उनमें बाकायदा सरकारी दस्तावेजात के ऊपर जो है वो कौमी असम्बली सेक्रेटेरिएट ने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के हमायत याफ्ता आज़ाद अरकान लिख दिया है। तो इसका मतलब है उन्होंने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को एक तरह से पार्टी के तौर पर तस्लीम किया है और उनको हमायत याफ्ता कहा है आज़ाद अरकान को। तो उस लिहाज से ये अभी जाके सुप्रीम कोर्ट में तय होगा कि मखसूस नशिस्तों का फ्यूचर जो है वो क्या होता है। अगर सुप्रीम कोर्ट भी हाई कोर्ट पेशावर हाई कोर्ट का फैसला बरकरार रखती है तो फिर यकीनी तौर पर ये हल्फों ने उठाना पड़ेगा जो मखसूस सीटें दी गई हैं बाकी हुक्मरान इत्तेहाद को उनकी सीटों के तनासब से। और अगर ये वापस हो जाता है तो फिर एक नया पंडोरा बक्स खुलेगा अगर सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान मखसूस सीटों का पर जो है वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का मौक़िफ़ तस्लीम कर लेती है। तो ये एक तरह से एक और कानूनी जंग का आगाज जो है वो फिर होने जा रहा है। और ये मुमकिन है कि ये जो बहुत से हल्फ उठाए गए हैं, अगर सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के मौक़िफ़ को तस्लीम कर लिया तो उसका मतलब ये होगा कि ये बहुत सी मखसूस सीटें वापस हो जाएंगी। ये एक इम्पॉर्टेंट मरहला होगा अगर सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ऐसा फैसला करती है। और अगर सुप्रीम कोर्ट ऐसा फैसला नहीं करती है तो इसका मतलब ये होगा कि खैबर पख्तूनख्वा असम्बली में मखसूस सीटें जो कि दूसरी जमातों को दी गई थी, उन मखसूस सीटों के जो अरकान हैं उनको स्पीकर खैबर पख्तूनख्वा को हल्फ उठवाना पड़ेगा। जब वो हल्फ उठाएंगे तो फिर वहां पे सेनेट इलेक्शन भी होगा और अगला प्रोसेस हो सकेगा। लेकिन इसके एक और जो प्रॉब्लम क्रिएट होता नजर आ रहा है वो चेयरमैन और डिप्टी चेयरमैन सेनेट का जो इंतखाब है उसमें प्रॉब्लम क्रिएट होता नजर आ रहा है, क्योंकि जो इलेक्टोरल कॉलेज है उसमें अगर एक सूबे के अरकान जो है जो उनका जो इलेक्शन होना था जो उसमें वहां से आना था वही नहीं है, तो क्या सेनेट और के चेयरमैन और डिप्टी चेयरमैन जो है वो इनकम्प्लीट इलेक्टोरल कॉलेज जो है उससे उनका इलेक्शन हो सकेगा। ये एक नया प्रॉब्लम जो है वो पैदा हो गया है। बिल्कुल अली, आपने बहुत तफसीली तौर पर इस मामले को ब्रीफ कर दिए। अच्छा, अब क्या समझते हैं कि एक बार अगर पीटीआई को वापस से तस्लीम कर लिया जाता है जो यहाँ पर नज़र भी आ रहा है, जिस तरीके से आपने भी बयान भी किया, तो क्या वापस से मखसूस नशिस्तों का मामला उठेगा और पंजाब असम्बली में यकीनी तौर पर फिर जो पीटीआई वो बड़ी जमात बनकर सामने आएगी, वहाँ पर भी जो हुक्मरान जमात है उसके लिए टफ कंपटीशन साबित हो सकता है? जी बिल्कुल, जब सुप्रीम कोर्ट ने मखसूस सीटों पर फैसला किया तो उसका मतलब है वो फैसला सिर्फ खैबर पख्तूनख्वा की असम्बली के हद तक नहीं होगा, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान का जो डिसीजन है वो सिंध असम्बली खैबर पख्तूनख्वा पूरे पाकिस्तान पे उसमें लागू होना है, वो कौमी असम्बली में भी लागू होगा। तो इसका मतलब ये होगा कि अगर सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान जो है वो पीटीआई का ये मौक़िफ़ मान लेती है कि मखसूस सीटें जो हैं वो उनको नहीं मिली बल्कि दूसरे इत्तेहाद को दे दी गई, क्योंकि ये कहा गया था बैरिस्टर अली जफर की तरफ से भी और इवन यहाँ तक के जो मुख्तलिफ जजेस हैं जिन्होंने इख्तिलाफी नोट दिए थे उनके ऊपर भी ये बात आई थी, उन्होंने भी ये बात कही थी कि ये तो हो सकता है कि इनको बतौर इत्तेहाद सीटें ना दी जाएं क्योंकि ये बतौर इत्तेहाद इलेक्शन लड़े नहीं, लेकिन इनकी सीटें किसी दूसरे को दे देना जो रेशो है जो आइन में दी हुई है कि कितनी सीटों के ऊपर कितनी मखसूस सीटें होंगी, तो ये उसकी वायलेशन है। अगर सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान इस वायलेशन को तस्लीम कर लेती है कि ये कॉन्स्टिट्यूशनल वायलेशन है तो इसका मतलब है ये पूरे पाकिस्तान में मखसूस सीटों का दोबारा पंडोरा बक्स खुलेगा और फिर उसकी रेशो जो है वो तकसीम होगी। फिर ये भी देखना होगा कि अगर सुप्रीम कोर्ट उसको जो है वो दूसरों को देने से मना कर देती है तो इनको भी नहीं देती तो फिर वो सीटें खाली रह जाएंगी। ठीक है, अली शेर साथ ही रहेगा। अभी हमें पंजाब असम्बली से ज्वाइन किया है फातिमा शिराजी ने। फातिमा, आप बताइएगा, पोलिंग का अमल इस वक्त जारी है, ओवरऑल क्या सिचुएशन है? जी बिल्कुल, सेनेट के इलेक्शन की 48 खाली नशिस्तों में 30 का इंतखाब आज हो रहा है। अगर पंजाब असम्बली की बात की जाए तो सेनेट के इंतखाबात के लिए पोलिंग का अमल जो है वो पुरअमन तरीके से जारी है। अब तक पोलिंग बूथ पर 250 से जायद अरकान असम्बली अपना वोट कास्ट कर चुके हैं और कतार बनाकर
बड़ा ही ऑर्गेनाइज तरीके से पोलिंग का अमल जारी है। अगर ओवरऑल बात की जाए तो इसमें 356 अरकान असम्बली सेनेट इंतखाबात में अपने हक राय दही का इस्तेमाल करेंगे और ये जो पोलिंग का अमल है वो शाम 4 बजे तक बगैर किसी वक्फे से जारी रहेगा। ओवरऑल खातून मखसूस नशीद पर सेनेटर के उम्मीदवार बुशरा अंजुम ने भी अपना वोट कास्ट कर दिया है। इसके अलावा सूबाई वुज़रा में सुहेब भट्ट, सुहेल शौकत भट्ट, बिलाल अकबर, शेर अली गोचानी और बिलाल यामीन, बिलाल यासीन, अज़मा बुखारी अपना वोट कास्ट कर चुकी हैं। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज भी 2 बजे एग्जैक्ट अपना वोट कास्ट करेंगी। अगर पंजाब की ओवरऑल सीट की बात की जाए तो पहले ही परवेज रशीद, तलाल चौधरी, मोहसिन नकवी, नासिर भट्ट और अहद चीमा जो है वो बिला मुकाबला मुंतखब हो चुके हैं। की बात की जाए तो 246 अरकान की हमायत चाहिए इन्हें, जबकि इनकी जो असम्बली में तादाद है नून लीग की वो 218 है। लेकिन पीपल्स पार्टी जो है वो मुस्लिम लीग नून की इत्तेहादी हैं। सुन्नी इत्तेहाद की बात की जाए तो इसमें 107 हैं, लेकिन तहरीक लबैक का एक वोट अभी किसको मिलेगा इसका अभी भी ताहाल फैसला नहीं हुआ। और पंजाब में जो है ओवरऑल जो नशीद से हामिद खान एडवोकेट की सुन्नी इत्तेहाद की जानिब से और राजा नासिराबाद जनरल नशीद पर बिला मुकाबला पहले ही मुंतखब हो चुके हैं। जी ठीक है, फातिमा शिराजी, फहाद चौधरी, अली शेर, आप तमाम नुमाइंदगान से हम मजीद भी अपडेट्स लेते रहेंगे। फिलहाल के लिए शुक्रिया। और भी अब बताएं कि हिज़्ब इख्तिलाफ की सुन ली गई है। खैबर पख्तूनख्वा में सेनेट इंतखाबात मुलतवी कर दिए गए हैं। इलेक्शन इल्तवा की दरख्वास्त अहमद करीम कुंडी की जानिब से दायर की गई थी, जिस पर इलेक्शन कमीशन ने फैसला सुना दिया है। सूफ नशिस्तों का मसला आड़े आया, अपोजिशन अरकान की हल्फबर्दारी नहीं हुई, इलेक्शन कैसे मुमकिन है? खैबर पख्तूनख्वा में हिज़्ब इख्तिलाफ ने एतराज़ उठाया, सेनेट इलेक्शन के इल्तवा की दरख्वास्त दायर कर दी। अपोजिशन की जानिब से अहमद करीम कुंडी ने दरख्वास्त इलेक्शन कमीशन में जमा कराई। इनका मौक़िफ़ था कि इनके 25 अरकान से अभी तक हल्फ नहीं लिया गया, हल्फ न लिया जाए तो इलेक्शन मुलतवी किया जाए। दरख्वास्त पर सूबाई इलेक्शन कमीशन ने चीफ इलेक्शन कमिश्नर से रब्ता किया, जिसके बाद खैबर पख्तूनख्वा में सेनेट इंतखाबात ताहुक्म सानी मुलतवी कर दिए गए। इससे कबल खैबर पख्तूनख्वा में सेनेट इलेक्शन के लिए पोलिंग सिर्फ 9 बजे शुरू होना थी। सेनेट इंतखाबात के लिए इंतज़ामात मुकम्मल थे और इलेक्शन अमला भी मौजूद था। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर ने कहा है कि इलेक्शन कमीशन ने 25 अरकान को असम्बली में गैर कानूनी तौर पर नशिस्तें दी। गैर कानूनी लोगों को हल्फ नहीं उठाने देंगे। इस मुल्क में बार बार आइन को तोड़ा जा रहा है और अब इंतखाबात मुलतवी कर दिए। इन इक़दामात के खिलाफ भरपूर एहतजाज रिकॉर्ड करेंगे। अपने रद्द-ए-अमल और मीडिया से गुफ्तगू में उनका मजीद कहना था कि हमारी सीटें अपोजिशन को क्यों दी गई, हम इसका मुकाबला करेंगे, अपनी खवातीन की हक तलफी नहीं होने देंगे। हमारे ऊपर नहीं, सिर्फ मेंबरान के ऊपर नहीं, ये आइन का तहफ़्फ़ुज़ पाकिस्तान के हर शहरी के ऊपर फर्ज है। इस मुल्क में बार बार आइन को तोड़ा जा रहा है। हमारी सीटें, हमारी रिजर्व सीटें हमें नहीं दी गई। कहीं पर भी आइन में नहीं लिखा हुआ कि वो सीटें जो कि किसी पार्टी का हक नहीं बनती रेशो के मुताबिक, वो उनको नहीं दी जा सकती। हमें नहीं दी जा रही थी, अदालत नहीं दे रही थी, लेकिन किसी और पार्टी को कैसे दी जा सकती है जब उनका आइन के मुताबिक उनका राइट ही नहीं उन सीटों का। हैसियत वजीर आला खैबर पख्तूनख्वा कि इस सूबे के अंदर जिस तरह हमारे लीडर ने कहा कि वी विल फाइट, हम इस चीज का मुकाबला करेंगे, हम आखिरी हद तक जाएंगे, हम आखिरी बाल तक मुकाबला करेंगे। हम किसी भी सूरत में अपनी खवातीन की सीटें जो उनका हक है, इस सूबे की खवातीन का हक है, क्योंकि लोगों ने मैंडेट उनकी पार्टी को दिया है, उनके लोगों को दिया है, उनके नुमाइंदों को दिया है। ये इल्लीगल लोगों को हम यहाँ पे हल्फ नहीं लेने देंगे और हम इंशाअल्लाह अपना ये हक लेकर दिखाएंगे। उधर कौमी असम्बली में कायद हिज़्ब इख्तिलाफ के तकर्रुर का मरहला मुकम्मल हो गया है। उमर अयूब कौमी असम्बली के अपोजिशन लीडर मुकर्रर कर दिए गए हैं। स्पीकर अयाज सादिक ने उमर अयूब की दरख्वास्त की तस्दीक कर ली है। स्पीकर ने तसल्ली के बाद उमर अयूब को अपोजिशन लीडर डिक्लेयर कर दिया है। आपको बताते चलें कि कौमी असम्बली में कायद हिज़्ब इख्तिलाफ के तकर्रुर का मरहला मुकम्मल हो गया है। उमर अयूब कौमी असम्बली के अपोजिशन लीडर मुकर्रर कर दिए गए हैं। स्पीकर अयाज सादिक ने उमर अयूब की दरख्वास्त की तस्दीक कर ली है। स्पीकर ने तसल्ली के बाद उमर अयूब को अपोजिशन लीडर डिक्लेयर कर दिया है। खैबर पख्तूनख्वा में सेनेट के इंतखाबात मुलतवी। अपोजिशन लीडर डॉक्टर इबाद कहते हैं हुकूमत की हटधर्मी के बायस खैबर पख्तूनख्वा में इलेक्शन मुलतवी हुए। ये लोग मुल्क में इंतशार चाहते हैं।
कर दिए गए हैं। मेरे साथ इस वक्त अपोजिशन लीडर डॉक्टर इबाद साहब मौजूद हैं, उनसे बात करते। जी, वज़ीर आला कह रहे हैं कि मखसूस नशस्त से जो अपोजिशन को दी गई है ये गैर आइनी और गैर कानूनी है और जो इलेक्शन मुलतवी कर दिए गए हैं इसके ख़िलाफ़ भरपूर एहतजाज किया जाएगा। इंटेंशनली जिस पार्टी के पीछे ये गए हैं उस पार्टी ने इलेक्शन में हिस्सा ही नहीं लिया, उस पार्टी का कोई भी मेंबर ही नहीं है, उस पार्टी का कोई लिस्ट ही नहीं है। ये इंटेंशनली उस पार्टी के पीछे गए, हालांकि इनके पास ऑप्शन भी थे MWM के साथ इत्तेहाद करते, अचकज़ई साहब को प्रेसिडेंशियल कैंडिडेट बनाए उसके साथ इत्तेहाद करते। अच्छा सर, ये इलेक्शन मुलतवी हो गए हैं तो सेनेट का जो चेयरमैन और डिप्टी चेयरमैन मुंतखब होगा तो उस पर असर नहीं पड़ेगा और खैबर पख्तूनख्वा की कोई नुमाइंदगी नहीं होगी? तो ये खैबर पख्तूनख्वा में जो हुक्मरान है उसको सोचना चाहिए कि ये फेडरेटिंग यूनिट है, ये फेडरेशन का हिस्सा है। बाकी यूनिट में इलेक्शन हो रहे हैं और इस यूनिट में नहीं हो रहे हैं, ये इनको और भी आप बताएं कि अदलिया की आज़ादी को गैर संजीदा मुकदमात मुतासर करते हैं, किसी को अदालत का कंधा इस्तेमाल नहीं करने देंगे। सहाफ़ियों को हिरासत करने से मुताल्लिक केस में चीफ जस्टिस का इंतबाह। रिमार्क्स दिए कि आज कल मीडिया में मखसूस रिपोर्टिंग होती है, ऐसी खबरें चल जाती हैं जो बिल्कुल झूठी होती हैं। क्या हम सारा दिन बैठकर वजाहतें करें या तौहीन अदालत के नोटिस दें? लाजमी नहीं, कोई बदनीयत गलती भी हो सकती है लेकिन उसे तस्लीम करना चाहिए। हुकूमत ने मतियुल्लाह जान केस हल ना किया तो अदालत हुक्म जारी करेगी। अदालत का हुक्म शायद हुकूमत को ज्यादा अच्छा ना लगे। वक्त एक ब्रेक का, हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक। अभी आपको बताएं, कराची में माह रमज़ान के दौरान डाकुओं के हाथों 11वां शहरी कत्ल। स्ट्रीट क्रिमिनल्स के लिए मॉल के साथ जान लेना मामूली बात बन चुकी है। लुटेरों ने डकैती मज़ाहमत पर अमजद की जान ले ली। मकतूल 2 बच्चों का बाप और सुरजानी टाउन में रियल एस्टेट का काम करता था। अमजद पंजाब खानेवाल का रहने वाला था। तफसील बता रहे हैं खुर्रम गुलजार। कराची में दंदनाते लुटेरे, कानून का खौफ, ना पकड़े जाने का डर। सफाक लुटेरों ने 2 बच्चों को यतीम कर दिया। खानेवाल से आने वाले अमजद की जान ले ली। मकतूल अमजद के भाई की दुहाई ने कराची वालों को रुला दिया। भाई तो मेरा छोटा गुजरे में मार के मामला तो जाने क्या हो गया। वो जुल्म हुआ हमारे साथ यार, हमारे लिए कुछ करो यार, हमारे लिए कुछ करो यार, खुदा का वास्ता यार, बाकियों के लिए भी कुछ करो यार। बहुत बुरे हालात है, लोग बहुत मर रहे हैं यार, डकैतों ने जीना आराम किया हुआ है यार। कुछ कर लो, मेरा तो भाई मर गया, बाकियों को तो बचा लो यार, खुदा का वास्ता है, बाकियों को बचा लो यार। व्हाट्सएप सिस्टम की बेहिसी पर फट पड़े। अब्बासी शहीद ने मकतूल के पोस्टमार्टम के लिए बहती आंखों से ML1 का इंतजार करते रहे। अभी 2 घंटे से ये बना रहे हैं, यहाँ पर ये पर्चा बना रहे हैं, कलर कैसा है कपड़े का, गोली कहाँ लगी क्या बता दिया, उसके बाद पता ही नहीं है। अभी 2 से ढाई घंटे हो गए, MLO साहब का पता ही नहीं है। खानेवाल से कराची आने वाला अमजद अपने साथी अमान के साथ बैंक रकम लेकर निकला था। डकैतों ने ताक़ुब किया, गाड़ी न रोकने पर फायरिंग कर दी। मौके पर मौजूद शहरी जख्मियों को अस्पताल लेकर पहुंचे, लेकिन जब तक बहुत देर हो चुकी थी। मोहम्मद अमजद अबदी नींद सो गया था। रवां साल डकैतों की फायरिंग से जहां बहक अफराद की तादाद 50 हो गई। रमजान के दौरान लुटेरों ने 11 जिंदगियों के चिराग बुझा दिए। तो दूसरी जानिब लाहौर में भी क्रिमिनल्स बेलगाम। 24 घंटे में 375 वारदातें रिपोर्ट हुई। 13 घरों से लाखों का सामान लूट लिया गया। 18 अफराद नकदी और मोबाइल फ़ोन से महरूम कर दिए गए। 5 शहरियों से मोटरसाइकिलें छीन ली गईं। 48 मोटरसाइकिलें, 5 गाड़ियों समेत चोरी की 267 वारदातें रिपोर्ट हुई हैं। आपको बताते चलें कि लाहौर में भी क्रिमिनल्स बेलगाम हो चुके हैं। 24 घंटे 73 वारदातें रिपोर्ट हुई हैं। 13 घरों से लाखों का सामान लूट लिया गया है। 18 अफराद नकदी और मोबाइल फ़ोन से महरूम कर दिए गए हैं। 5 शहरियों से मोटरसाइकिलें छीन ली गई हैं। तो उधर कंदकोट में डाकुओं के खिलाफ ऑपरेशन 15वें रोज भी जारी है। थाना ई सेक्शन की हुदूद में और डकैतों के दरमियान के तबादले में SHO B सेक्शन मौला बख्श बुकटी जख्मी हो गए। मुकाबले के दौरान एक डाकू जख्मी हालत में गिरफ्तार कर लिया गया। अमन अमान की बिगड़ती सूरत हाल पर सदियों के रिहायशी घर छोड़ने पर मजबूर हो चुके हैं।
आगे बढ़े और आपको बताएं कि हुकूमत ने अवाम पर पेट्रोल बम गिराने के बाद बिजली का झटका भी लगा दिया। नेपरा ने बिजली ₹2.75 फी यूनिट करने का नोटिफिकेशन जारी कर दिया। बिजली रवा माली साल की दूसरी सहमाही एडजस्टमेंट के मद में महंगी की गई। सार्फिन से इजाफी वसूलियां अप्रैल, मई और जून में की जाएंगी। महंगाई की दुहाई देते अवाम पर मजीद महंगाई मुसल्लत। पेट्रोल के बाद बिजली का बोझ भी लाद दिया गया कि इलेक्ट्रिक सार्फिन को भी लपेट में ले लिया। नेपरा से जारी नोटिफिकेशन के मुताबिक बिजली ₹2.75 फी यूनिट महंगी कर दी गई। नोटिफिकेशन के मुताबिक बिजली रवा माली साल की दूसरी सहमाही एडजस्टमेंट की मद में महंगी की गई। सार्फिन से इजाफी वसूलियाँ अप्रैल, मई और जून में की जाएंगी, जबकि नेपरा नोटिफिकेशन के मुताबिक बिजली की कीमत में इजाफे का इतलाक के इलेक्ट्रिक सार्फिन पर भी होगा। इस इजाफे से सार्फिन पर 85 अरब 20 करोड़ रुपए का इजाफी बोझ पड़ेगा। वाज़ेह है कि नेपरा ने 28 मार्च को सहमाही एडजस्टमेंट से मुताल्लिक समरी वफाकी हुकूमत को भिजवाई थी, जिसकी हतमी मंजूरी के बाद नोटिफिकेशन भी जारी किया गया है। बात कर ली जाए ईद से मुताल्लिक। ईद उल फितर का चांद देखने के लिए मरकजी रोयत हिलाल कमेटी का इजलास 9 अप्रैल को इस्लामाबाद में होगा। चेयरमैन रोयत हिलाल कमेटी मौलाना अब्दुल खबीर आज़ाद इजलास की सदारत करेंगे। इजलास में शवाल के चांद की शहादतें वसूल की जाएंगी। इजलास में महकमा मौसमियात और स्पार्को के हुक्काम भी शरीक होंगे। ईद का चांद 29 रमज़ान को नजर आने और ईद 10 अप्रैल को होने का कवी इम्कान है। महकमा मौसमियात का कहना है कि 9 अप्रैल को गुरूब आफ्ताब के बाद चांद नजर आने का दौरानिया 5 मिनट से ज़ायद होगा, जिसकी वजह से मुल्क के बेशतर इलाकों में चांद नजर आने के वाज़ेह इम्कानात हैं। 9 अप्रैल को मुल्क के बेशतर मुकामात पर मतला साफ रहने का इम्कान है। और अब बात कर लीजिए ईद की तैयारियों से मुतालिक। ईद की तैयारियां आखिरी मरहले में दाखिल हो चुकी हैं। ख़वातीन के कपड़े ख़रीदने के बाद मैचिंग ज्वेलरी में दिलचस्पी बढ़ती जा रही है। मज़ीद जानते हैं कोयटा से हमारी नुमाइंदा सिद्रा आरिफ से। सिद्रा, बताइएगा ज्वेलरी शॉप्स पर क्या सूरत हाल है? जिस समय मैं मौजूद एक शॉपिंग मॉल में, और जैसे कि ईद में कुछ दिन ही बाकी रह गए हैं। ईद की तैयारियां काफ़ी हद तक कंप्लीट हो चुकी हैं, कपड़े ले गए हैं और अब जो आखिरी मरहले में दाखिल हो गई है शॉपिंग, तो उसमें आखिरी मरहले में ख़वातीन के लिए सबसे अहम जो होती है वो मैचिंग की ज्वेलरी होती है। तो इस टाइम मेरे साथ एक खातून मौजूद हैं, तो उनसे पूछते हैं कि महंगाई ने क्या इनसे ये हक छीना है कि नहीं छीना। जी बताइएगा, महंगाई के बावजूद इतनी ज़्यादा है और ज्वेलरी लेने आई है, तो क्या आपका कहना है इस पर? जी महंगाई तो है, लेकिन ये है कि ईद जो है वो ज्वेलरी के बगैर इनकम्प्लीट है। तो कोशिश कर रहे हैं कि अपनी रेंज में जो है ना कुछ ले लें और बच्चों को भी कुछ दिला दें, उनकी मैचिंग ज्वेलरी उनके ड्रेसेस के हिसाब से। तो महंगाई की वजह क्या है? महंगाई की वजह यही है कि पेट्रोल महंगा है। पेट्रोल महंगा है ज़ाहिर ओवरऑल, इसकी वजह से जब पेट्रोल महंगा होता है तो ओवरऑल महंगाई हो जाती है। जी ठीक है सिद्रा, आपका बहुत शुक्रिया। रमज़ानुल मुबारक के आखिरी अशरे में बाजारों में खरीदार ना होने के बराबर हैं। महंगाई की वजह से बाजार खाली हैं, दुकानदार तो हैं लेकिन खरीदार मौजूद नहीं हैं। मजीद जानते हैं हंगू से नुमाइंदा बोल न्यूज़ मंजूर खान से। जी मंजूर, बताइए। बिल्कुल मुल्क की दीगर अजला की तरह ज़िला हंगू में भी ईद उल फितर की तैयारियां जोर शोर से जारी हैं। इस वक्त हम ज़िला हंगू के मेन बाजार में मौजूद हैं। रश नजर नहीं आ रहा है। हम यहाँ पर दुकानदारों से बात करेंगे कि पिछले साल के बरअक्स इस साल इतना रश क्यों नज़र नहीं आ रहा है, उसकी वजूहात क्या हैं? इस साल जो है वो एक बड़ी वजह ये है कि बहुत ज़्यादा महंगाई चल रही है। पिछले साल जो चीज़ थी वो 100-200 में मिल रही थी और आज इस साल जो है वो 300-400 में हमें मिल रही है। तो बड़ी वजह ये है इसमें, और इसका असर जो है वो आवाम पे पड़ता है। बहुत शुक्रिया मंजूर अपडेट करने के लिए। ईद करीब आते ही बाज़ारों में रश बढ़ गया है। खानेवाल में ख़वातीन कपड़ों की ख़रीदारी के साथ मैचिंग ज्वेलरी, चूड़ियाँ और दीगर सामान की ख़रीदारी में मसरूफ़ हैं। मज़ीद जानते हैं बोल न्यूज़ के नुमाइंदे अदनान सईद से। अदनान, अपडेट कीजिएगा। जी बिल्कुल, ईद उल फितर के करीब आते ही बाज़ारों में जो है वो रश बढ़ना शुरू हो चुका है और ख़वातीन जो है वो अपनी ख़रीदारी के लिए मसरूफ़ है। यहाँ पर एक ज्वेलरी शॉप पर ख़वातीन जो है वो ज्वेलरी ख़रीदनी है और साथ चूड़ियाँ भी ख़रीदने के लिए मसरूफ़ है। यहाँ पर मौजूद ख़वातीन से हम जानते हैं कि वो चूड़ियाँ ख़रीद रही हैं अपने बच्चों के लिए और अपने लिए। वो इस बारे में क्या कहती हैं? जी हाँ जी, ये ईद उल फितर जैसा कि पता है कि आपको जो है आने वाली है और ये एक मजहबी त्यौहार भी है, तो फीमेल्स इस हवाले से शॉपिंग के लिए आई हुई हैं। हम लोग भी बैंगल्स लेने आए हैं यहाँ पे मार्केट में। अगरचा डिज़ाइंस बहुत ज़्यादा हैं, कलर्स बहुत अच्छे हैं, नई नई वैरायटी है, लेकिन महंगाई भी बहुत ज़्यादा है।
जी बिल्कुल, जैसा कि खवातीन का यही कहना है कि ठीक है अदनान, आपका बहुत शुक्रिया। ईद की आमद है। महंगाई के बायस मुतवस्सित तबके के लोगों ने ईद की खरीदारी के लिए लंडा बाजार का रुख कर लिया। मजीद जानते हैं नुमाइंदा बोल न्यूज़ नज़ाकत। जी बिल्कुल, रमज़ान का तीसरा और आखिरी अशरा चल रहा है। ईद करीब आ रही है। ईद करीब आते ही जो लोगों ने बाज़ारों का रुख कर दिया है, मगर इस वक्त आपको बताएं कि कुछ ऐसे भी लोग हैं जो गुर्बत की वजह से नए कपड़े खरीद नहीं सकते हैं और उन्होंने लुंडा बाज़ार किया है। इस वक्त मैं लुंडा बाज़ार में मौजूद हूँ और मेरे साथ एक शहरी मौजूद है जो यहाँ से ईद की खरीदारी करने आए हैं। जी बताइए, आप यहाँ पर क्या खरीद रहे हैं? नए कपड़े क्यों नहीं खरीद करते? बस पहले जो है ना, पहले दिहाड़ी ज़्यादा थी और काम कम ज़्यादा था। अभी उस वजह काम भी नहीं है, लोग पैसे बचते नहीं हैं, तो गरीब बंदे क्या करेंगे? पुराने कपड़ों में ईद करनी पड़ेगी। इस वजह से लुंडा बाज़ार से जोड़े लेने आए हैं, घर वालों के लिए, अपने लिए। बड़े वो कपड़े तो नए ले नहीं सकते ना, इस वजह से हम पुराने कपड़े के लिए। जी बिल्कुल, आपने शहरी की बातें सुनी, इनका कहना है। और यहाँ वक्त तो एक ब्रेक का, साथ रहिए। वेलकम बैक। अभी पता है कि आलमी बैंक ने आइंदा साल महंगाई में कमी की पेशगोई कर दी है। रवा साल महंगाई की शरह 26% रहने का इम्कान है। 2025 में महंगाई 15% तक रहने की पेशगोई की गई। आलमी बैंक पाकिस्तान डेवलपमेंट आउटलुक जारी कर दिया गया। पाकिस्तान की GDP अगले 3 साल में 3% से कम रहने की पेशगोई। रवा माली साल पाकिस्तान की शरह नमू 1.8% रहने का इम्कान है। 2025 में पाकिस्तान की शरह नमू 2.3% रहने की पेशगोई की गई। और भी बताएं कि KP असम्बली में सेनेट इलेक्शन मुलतवी करने के मुहारिकात। PTI का बचकाना हरकत की पैरवी में एक और नादानी सरजद कर बैठी है। इसी पर मजीद बात करेंगे नुमाइंदा खुसूसी सलमान अवान। सलमान, अपडेट कीजिएगा। जी बिल्कुल, ये बज़ाहिर ऐसे ही लग रहा है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जानिब से जो कि सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल के नाम से पार्लियामेंट में मौजूद है, एक नई गलती जो है वो कर बैठे हैं, क्योंकि ये जो इंतखाबात मुलतवी किए गए हैं, इस हवाले से हम सबको पेशावर हाई कोर्ट का फैसला जो है वो जहन में रखना चाहिए, क्योंकि ये जो इकदाम सामने आया है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल की क़यादत की जानिब से, इसको हम गैर जमहूरी या बचकाना हरकत कह सकते हैं। और ये नादानी जो है बाइस बनी है उनकी नादानी का, क्योंकि आज KP असम्बली में जहाँ पर वाज़ेह तौर पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल की अक्सरियत मौजूद है, वहाँ पर इलेक्शन नहीं हो रहे। वहाँ पर इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान को मजबूरन जो इंतखाबात हैं वो मुलतवी करने पड़े हैं। और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ अपनी इस गलती की वजह से अपनी 7 सीटों से, चाहे उसको देर से मिले, लेकिन फिलहाल ये 7 सीटें इलेक्शन कमीशन के फैसले के बाद पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को मिलती दिखाई नहीं दे रही। अपोजिशन को जो है मजबूरन KP असम्बली के अंदर ECP से मुदाखलत के लिए अपील करना पड़ी, क्योंकि पेशावर हाई कोर्ट के बड़े वाज़ेह फैसले के बावजूद स्पीकर KP असम्बली जो है वो सूबाई हुकूमत के माह पर या पाकिस्तान तहरीक इंसाफ या सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल के माह के ऊपर जो है वो नए अरकान से, जो कि मखसूस नशिस्तों के ऊपर खवातीन या दीगर अक़लियती उम्मीदवार सामने आए थे, उनसे हल्फ लेने के लिए तैयार नहीं थे। अपडेट करने के लिए सिपाही अहमद अली ने 5 दिसंबर 2023 को जुनूबी वज़ीरिस्तान में दहशतगर्दों के खिलाफ लड़ते हुए दिफाए वतन में जामे शहादत नोश किया। उन्होंने सोगवारान में वालिदैन, बहन, भाई, बेवा और एक बेटी छोड़े। अहमद अली शहीद की वालिदा और अहले खाने का कहना है कि उन्हें अपने सपूत की कुर्बानी पर फख्र है। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।